हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर समा शुक्ला और मैं कैटलिस्ट टीम की तरफ से आपके लिए लेके आई हूँ मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स की सीरीज़। इस सीरीज़ का पहला लेक्चर होने वाला है जिब्रालिक एसिड का। जिब्रालिक एसिड के बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं जिब्रालिक एसिड की बायोसिंथेसिस पाथवे, इसकी जो डिस्कवरी है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, एज वेल एज जो इनके म्यूटेंट हैं बायोसिंथेसिस के, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। इस सीरीज़ में हम लोग कई सारे और टॉपिक्स आपके लेके आने वाले हैं, जिसमें हम लोग अलग अलग टॉपिक्स डिस्कस करेंगे डिफरेंट यूनिट से, जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में आने की। तो ज़रूर से इस सीरीज़ को वॉच करिए, ये सीरीज़ आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अब बात करेंगे प्लांट हार्मोन्स की, जिसमें जिब्रालिन हमें डिस्कस करना है। तो प्लांट की ग्रोथ में अगर हम देखें तो मोर देन 10 प्लांट हार्मोन्स का पार्टिसिपेशन होता है, लाइक ऑक्सिन है, जिब्रालिक एसिड है, साइटोकाइनिन है, इथाइलिन है, आपका ब्रेसिनोस्टेरॉइड है, स्टिरगोलैक्टोन है, जैस्मोनिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड है। तो कई सारे प्लांट हार्मोन हैं जिसमें सभी पे क्वेश्चंस आते हैं, बट जो जिब्रालिक एसिड है इस पे क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब जिब्रालिक एसिड की कॉन्सेप्ट अगर आप देखें कि किस किस पार्ट से क्वेश्चंस आते हैं इसके, तो जिब्रालिक एसिड का जो बायोसिंथेसिस पाथवे है यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। इसके जो फिजियोलॉजिकल रोल हैं इस पे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। सिग्नलिंग पे आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, इनके म्यूटेंट पे आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, और जितने भी इनकी डिस्कवरी से रिलेटेड या इनके बायोसिस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वहाँ से भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे इसकी डिस्कवरी, इसकी बायोसिंथेसिस और बायोसिंथेसिस से रिलेटेड म्यूटेंट। पूरा जिब्रालिक एसिड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टॉपिक आज मैंने लिया है इसको पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगी इसकी, फिर इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। जो कंटेंट मैं लेक्चर में लेने जा रही हूँ वो सभी कंटेंट आपको जो कैटलिस्ट पब्लिकेशन की थियोरी बुक्स हैं, फंडामेंटल ऑफ लाइफ साइंसेज वॉल्यूम 1 और 2 के नाम से, वहाँ पे ये कंटेंट आपको मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं जिब्रालिक एसिड। जिब्रालिक एसिड के अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें, इसके केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें, तो ये एक टर्पीन होता है। ये टर्पीन फैमिली को बिलोंग करता है और टर्पीन फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनके कुछ खास कैरेक्टर्स होते हैं, जिसमें से एक चीज़ आपको देखने को मिलती है कि सभी टर्पीन की जो बेसिक यूनिट होती है वो आइसोप्रीन होती है। आइसोप्रीन जो कि एक 5 कार्बन का कंपाउंड है, राइट। सो जिब्रालिन्स आर मेंबर ऑफ ए लार्ज फैमिली एंड वेरिड फैमिली ऑफ प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट नोन एज टर्पिनोइड्स। एग्जैक्टली जो टर्पिनोइड्स होते हैं ये बहुत ब्रॉड कैटेगरी को कैटर करते हैं, जिसमें आपको डिफरेंट काइंड ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी देखने को मिलते हैं। और 2 इम्पॉर्टेंट प्लांट हार्मोन है जिसमें जिब्रालिक एसिड हम लोग पढ़ेंगे और एब्सिसिक एसिड, ये दोनों भी टर्पीन्स होते हैं। जिब्रालिक एसिड डाइटर्पीन है, एब्सिसिक एसिड सेस्किटर्पीन होता है जो 15 कार्बन का बना होता है। तो टर्पीन फैमिली बहुत बड़ी फैमिली है। नेक्स्ट समझिएगा, इन सभी पे क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे हम लोग कि टर्पीन्स आर नॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल स्ट्रक्चर विच मे बी डिसेक्टेड इनटू 1 और मोर 5 कार्बन आइसोप्रीन यूनिट। तो जब आप डिफरेंट टर्पीन्स को देखते हैं तो वहाँ पे जो आइसोप्रीन के नंबर्स होते हैं, जो इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उनमें आपको वेरिएशन देखने को मिलता है। एंड इफ यू टॉक अबाउट जिब्रालिक एसिड, दीज आर डाइटर्पीन्स। 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है, अभी मैं सॉल्व कराऊंगी आपको, विच इज़ बेस्ड ऑन 20 कार्बन एंड जिब्रालिन स्केलेटन। अब एक पॉइंट आप समझिएगा कि अगर हमने कहा कि 5 कार्बन की आइसोप्रीन यूनिट है और जिब्रालिक एसिड इज मेड अप ऑफ 20 कार्बन, राइट, तो आइसोप्रीन के 4 ग्रुप्स होंगे, 4 साइक्लिक फॉर्म होंगे डाइटर्पीन बनाने के लिए, तो इसको हम लोग टेट्रासाइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं, राइट। सो सम जिब्रालिक एसिड हैव फुल कॉम्प्लीमेंट जहाँ पे 20 कार्बन्स आपको मिलते हैं, आइसोप्रीन के चारों कंपोनेंट आपको मिलते हैं, मतलब 4 ग्रुप्स आइसोप्रीन के। और कुछ ड्यूरिंग बायोसिंथेसिस जो जिब्रालिक एसिड है वो C19 फॉर्मेट में रह जाता है, ठीक है। अब जब इन जिब्रालिक एसिड की स्टडी की गई तो ये देखा गया कि जो C19 वाले जिब्रालिक एसिड थे दे वर मोर एक्टिव, इनको बायोलॉजिकली एक्टिव जिब्रालिक एसिड कंसीडर किया गया, जिसमें कई सारी वेराइटी आपको यहाँ पे लिखी हुई दिख रही है, जिसको मैंने बोर्ड से मार्क किया है। इस पर आपको 2 बार क्वेश्चन पूछे गए आपके एग्जाम में रिसेंटली, राइट। तो फर्स्ट देखिएगा, GA1, GA3, GA4 ऑल ऑफ विच प्रमोट वेजिटेटिव ग्रोथ आर मोस्ट एक्टिव जिब्रालिन्स, while GA5, 8 and 34 are inactive forms।
तो ऑल्दो मोर देन 136 जिब्रेलिक एसिड डिस्कवर किए जा चुके हैं टिल डेट, लेकिन उनमें से कई सारे ऐसे आपके जिब्रेलिक एसिड्स हैं प्लांट्स के जो बायोलॉजिकली इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो एक्टिव फॉर्म में होते हैं, इवन बहुत सारे को बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी स्टडी नहीं किया गया है। तो जो नाम यहाँ पे दिए गए हैं इनको मार्क करके रखिएगा, इन पे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग कि 1, 3 and 4 आर एक्टिव फॉर्म ऑफ जिब्रेलिन, वाइल 5, 8, 34 ये सब इनएक्टिव फॉर्म है जिब्रेलिन के। ये बायोसिंथेसिस पाथवे में भी हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली किस तरीके से इन मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस होती है। अब थोड़ा सा एक पॉइंट यहाँ पे और डिस्कस करेंगे कि जो टर्पीन फैमिली के और अलग अलग मेंबर्स हैं जिनके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आइसोप्रीन यूनिट, राइट। तो अगर आइसोप्रीन 10 है मतलब 2 आइसोप्रीन है, 3 है, 4 है, तो इन सभी कंपाउंड्स को कुछ अलग अलग से नाम दिए गए हैं और इनके कुछ एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो टेबल है इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, राइट, जो मैं अभी आपको आगे कराऊंगी भी। तो फर्स्ट देखिए हेमीटर्पीन बोलते हैं, जिसमें हमको 5 कार्बन की सिंगल आइसोप्रीन यूनिट देखने को मिलती है, जिसका आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। सेकेंड है मोनोटर्पीन, जहाँ पे जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं ये 10 होते हैं, जिसका एग्जाम्पल आपको जिरेनियोल का दिया गया है। साइक्लिक मोनोटर्पीन, जहाँ पे 10 कार्बन होते हैं लेकिन ये साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, मेंथॉल का एग्जाम्पल आपको दिया गया है। सेस्कीटर्पीन दैट इज मेड अप ऑफ 15 कार्बन, और इसका फर्नेसॉल एक एग्जाम्पल आपको दिया गया। इवन इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है दैट इज ABA विच इज़ ए काइंड ऑफ हार्मोन जो कि ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन कंसीडर किया जाता है, इसको एब्सिसिक एसिड बोलते हैं, राइट। 20 कार्बन का जो टर्पीन है वो है डाइटर्पीन, जिसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और ये आपको फाइटॉल में भी मिलता है और ये आपको जिब्रेलिक एसिड में भी आपको 20 कार्बन का ही कंपाउंड मिलता है। ट्राइटर्पीन की अगर हम बात करें तो स्क्वालीन है, ये भी पूछा गया आपके एग्जाम में, अभी याद रखिएगा कि ट्राइटर्पीन में 30 कार्बन्स होते हैं और सेस्कीटर्पीन में 15 कार्बन होते हैं, डाइटर्पीन में 20 कार्बन्स होते हैं। एंड इफ यू टॉक अबाउट 40 कार्बन तो इसको हम टेट्राटर्पीन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि मोनोटर्पीन 10 कार्बन को कंसीडर किया जाता है। इसका भी एग्जाम्पल आपको बीटा कैरोटीन दिया गया है। टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, खूब क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे कि जिब्रेलिक एसिड की डिस्कवरी कैसे हुई। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, यहाँ पे एक डिजीज़ से रिलेटेड है। जापान में कुछ फार्मर्स थे, राइट, उन्होंने क्या देखा कि जो राइस के कुछ प्लांट्स थे उनकी जो हाइट थी वो नॉर्मल प्लांट्स से थोड़ी सी ज़्यादा थी। यहाँ पे एक्सेसिव टॉल राइस प्लांट देखने को उन्हें मिले कुछ जो है फील्ड एरिया में। तो उन्होंने देखा कि इसमें कुछ तरीके का इन्फेक्शन है। जब स्टडी की गई, एक साइंटिस्ट ने स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि यहाँ पे एक फंगस है जिसको हम लोग बोलते हैं जिब्रेला फ्यूजिकोराई, ठीक है। इट्स जिब्रेला फ्यूजिकोराई जो फंगस है जिसकी वजह से प्लांट में इन्फेक्शन है और प्लांट जो है वो एक्सेसिव टॉलनेस शो करते हैं। तो जो जापानीज़ की लोकल लैंग्वेज थी वहाँ के थ्रू इसको एक नाम दिया गया, इस डिजीज़ को बेकेने डिजीज़। इसको हम लोग फुलिस सीडलिंग डिजीज़ भी बोलते हैं, और ये जैसे मैंने बोला कि ये जिब्रेलिक एसिड की डिस्कवरी के साथ रिलेटेड है, राइट। सो यहाँ पे ध्यान दीजिए, डिस्कवर्ड फ्रॉम अ फंगस दैट इज नोन एज जिब्रेला फ्यूजिकोराई कॉजिंग बेकेने डिजीज, ऑल्सो नोन एज फुलिस सीडलिंग डिजीज इन राइस प्लांट दैट मेक द प्लांट टू ग्रो टॉल, बट जो सीड का प्रोडक्शन है ये प्रॉपर नहीं हो रहा था। एंड वन मोर थिंग, प्लांट की एक्सेसिव हाइट होने की वजह से जो प्लांट पे सीड लग रहे थे, जो प्लांट पे जो उनका वेट था वो उसको नहीं बियर कर पा रहे थे और प्लांट को लैप्स भी कर जा रहे थे, राइट। सो इसके बाद में क्या किया गया कि जो इस प्लांट में इन्फेक्शन था उसको एक्सट्रैक्ट किया गया और ये पता करने की कोशिश की गई कि एग्जैक्टली प्लांट में ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो इस फंगस के इन्फेक्शन से आया जिससे हमें प्लांट में एक्सेसिव टॉलनेस देखने को मिलती है। तो इसकी स्टडी की गई तो ये देखा गया कि जिब्रेलिक एसिड नाम का एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड था जिसको ऑब्वियसली जिब्रेला फ्यूजिकोराई से डिस्कवर किया गया था, तो नाम उसी के अकॉर्डिंग दिया गया जिब्रेलिन, या शॉर्ट में जीबी भी लिखते हैं, जिब्रेलिक एसिड भी बोलते हैं। तो जो जिब्रेलिक एसिड था ये पता किया गया कि जब इस एक्सट्रैक्ट को हमने नॉर्मल प्लांट पे, जो हेल्दी प्लांट थे, जब उन पे इसको स्प्रे किया गया तो देखा गया कि नॉर्मल प्लांट की भी जो हाइट थी वो वाइल्ड टाइप से इंक्रीज हो गई। नॉर्मली राइस प्लांट की जो हाइट होती है 3 to 4 और 4.5 फीट
नॉर्मल राइस के प्लांट की हाइट होती है। लेकिन जहाँ पे भी इन हेल्दी प्लांट पे भी इस फंगस का इन्फेक्शन किया गया, स्प्रे किया गया इस केमिकल को, तो वहाँ पे प्लांट में एक्सेसिव टॉलनेस देखने को मिली। बाद में और डिस्कवरी की गई और भी प्लांट से इस कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट किया गया और देखा गया कि जो मेजॉरिटी प्लांट है उन प्लांट में आपको ये सभी जो ये केमिकल है सभी प्लांट में आपको ट्रेस अमाउंट में देखने को मिलता है। तो वहीं से ये कॉन्सेप्ट आई कि जो जिब्रेलिक एसिड है इट इज़ एग्जैक्टली ए हार्मोन, ठीक है, जो सभी प्लांट में प्रेजेंट है और ये प्लांट में कई सारे पॉजिटिव जो है रोल प्ले करता है, इंक्लूडिंग सीड का जर्मिनेशन, स्टेम का इलॉन्गेशन, जिस पे खूब क्वेश्चंस पूछे आते हैं आपके एग्जाम में, जो आगे मैं कराऊंगी। तो स्टेम का इलॉन्गेशन ज़रूर कर रहा है तभी ये प्लांट की हाइट इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और सीड जर्मिनेशन कराने की वजह जो है वो अल्फा अमाइलेज की बायोसिंथेसिस है, जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ में कवर करूँगी। नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे बायोसिंथेसिस। अभी हमने डिस्कवरी समझी, स्ट्रक्चर समझा, अब हम देखेंगे कि जिब्रेलिक एसिड बन कैसे रहा है, प्लांट के किस कंपार्टमेंट में, सेल के किस पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में ये प्रोसेस चल रही है, राइट। सो जैसे हमने पढ़ा कि जिब्रेलिन्स टर्पीन्स है, तो डेफिनेटली इनकी सिंथेसिस टर्पिनॉइड पाथवे से होगी। अब टर्पिनॉइड पाथवे में आपको बताया गया कि जिब्रेलिन्स आर टेट्रासाइक्लिक डाइटर्पीन मेड अप ऑफ 4 आइसोप्रेनाइड यूनिट, 5 कार्बन की यूनिट थी, और ये डाइटर्पीन था तो क्या हुआ 20 कार्बन्स थे, तभी तो हमारा जिब्रेलिक एसिड बनेगा। सो दैट इज वाई इट इज नोन एज टेट्रासाइक्लिक डाइटर्पिनॉइड विच इज मेड अप ऑफ 4 आइसोप्रेनाइड यूनिट एंड टर्पिनॉइड्स आर कंपाउंड ऑफ मेड अप ऑफ 5 कार्बन आइसोप्रीन बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो ये नाम भी याद रखिएगा कि आइसोप्रीन्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ टर्पीन्स एंड जिब्रेलिक एसिड इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ टर्पीन कंपाउंड, राइट। अब बात करेंगे इसके बायोसिंथेसिस के पाथवे की। तो बायोसिंथेसिस जो है ये प्लांट के 3 कंपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं इसकी पूरी बायोसिंथेसिस में। कंपार्टमेंट नंबर 1 है प्लास्टिड, कंपार्टमेंट नंबर 2 है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो थर्ड कंपार्टमेंट है जो इसमें इन्वॉल्व होने वाला है वो है साइटोसॉल, राइट। तो इन तीनों कंपार्टमेंट में पूरी प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी, कुछ स्टेप फर्स्ट में, कुछ स्टेप सेकंड में और कुछ स्टेप थर्ड कंपार्टमेंट में आपको देखने को मिलेगी। प्लस डिफरेंट एंजाइम्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जिन पे क्वेश्चंस पूछे आते हैं आपके एग्जाम में। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, द इनिशियल स्टेप इन द बायोसिंथेसिस ऑफ जिब्रेलिक एसिड इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ आइसोपेंटाइल डाइफॉस्फेट, जिससे कि ये प्रोसेस स्टार्ट होती है, जिसको हम बोलते हैं IPP। फिर IPP क्या हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है जिरानिल डाइफॉस्फेट में, एक कॉमन प्रिकर्सर फॉर वेरियस टर्पिनॉइड्स सच एज कैरोटिनॉइड्स एंड फाइटॉल, क्योंकि आगे जो सिंथेसिस होगी वो GGDP से ही शुरू होगी। Plants have basically 2 distinct pathway for the biosynthesis of isopentyl diphosphate, कि जो IPP है जिससे GGPP बनने वाला है उसको बनाने के लिए बेसिकली प्लांट में 2 पाथवेज हैं। इन पे भी क्वेश्चंस पूछे गए आपके एग्जाम में। फर्स्ट वन इज नोन एज मेवेलोनेट पाथवे एंड सेकेंड वन इज नोन एज मेथिल एथेटॉल फॉस्फेट पाथवे, जिसको शॉर्ट में हम MEP बोलते हैं। एंड MEP आपको प्लास्टिड्स में देखने को मिलता है। एंड 3 डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड फॉर GA बायोसिंथेसिस, GGDP से, जिसमें पहला इन्वॉल्व होता है आपका टर्पीन सिंथेज। ये भी टेबल में आपके एग्जाम में पूछा गया है, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, बाकी के क्वेश्चंस आप जो कैटलिस्ट की MCQ की बुक है वहाँ पे जाइएगा, देखिएगा जो प्लांट फिजियोलॉजी का सेक्शन है, क्योंकि कैटलिस्ट की MCQ बुक में आपको जो क्वेश्चंस हैं वो सेग्रीगेटेड यूनिट वाइज मैनर में मिलते हैं। तो आप प्लांट फिजियोलॉजी में जाएंगे तो बाकी को क्वेश्चंस भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो टर्पीन सिंथेज जो पहला एंजाइम है, सेकेंड एंजाइम है साइटोक्रोम 450 मोनोऑक्सीजनेस एंड थर्ड एंजाइम है 2-ऑक्सीग्लूटारेट डिपेंडेंट डाईऑक्सीजनेस। तो ये फर्स्ट स्टेप पे ये एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं। अब एक डायग्राम आपको दिख रहा है जिस पे क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में। डायग्राम में एग्जैक्टली आपको ये पूरी प्रोसेस दिखाई गई है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, जहाँ पे IPP से शुरुआत करके हम GA8 तक जाएंगे, जो कि इनएक्टिव फॉर्म ऑफ जिब्रेलिन है। पहले एक्टिव फिर इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्जन होगा। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, IPP ये प्रोसेस शुरू हो रही है कहाँ पे, प्लास्टिड में, राइट। प्लास्टिड में प्रोसेस शुरू हो रही है तो IPP का कन्वर्जन सबसे पहले हो रहा है जिरानिल पायरोफॉस्फेट में। फिर GGPP या GGDP भी इसको बोलते हैं, वो कन्वर्ट हो रहा है एंड काउरिन में, राइट। और एंड काउरिन में कन्वर्ट होने के लिए इट नीड्स 2 डिफरेंट एंजाइम्स, वन विच इज नोन एज CPS एंड सेकेंड विच इज नोन एज KS। तो प्लांट के केस में GGPP का जो कन्वर्जन है वो 2 डिफरेंट एंजाइम की हेल्प से होता है, CPS और KS।
एंड कॉरिन बनने के बाद इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्रांसफ़र किया आता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंड कॉरिन कन्वर्ट होता है GA12 एल्डिहाइड में। GA12 एल्डिहाइड के आगे 2 फेट पॉसिबल है, या तो ये कन्वर्ट हो जाए GA53 में, या फिर ये GA12 से ही फर्दर प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है, जिससे कि एक्टिव जिब्रेलिक एसिड बन सकता है। अब आगे के जो पाथवे हैं वहाँ पे जो प्रोसेस है उसमें आपको स्लाइट डिफरेंस देखने को मिलेगा। लाइक यहाँ पे अगर आप देखें तो GA53 ट्रांसफ़र किया जाएगा साइटोसॉल में, तो मार्क कर लीजिए प्लास्टिड विच इज़ फर्स्ट कंपार्टमेंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज़ सेकेंड कंपार्टमेंट, एंड साइटोसॉल इज़ थर्ड कंपार्टमेंट जहाँ पे ये प्रोसेस एंड होती है। तो शुरुआत प्लास्टिड में और एंड साइटोसॉलिक रीजन में होगा। अब समझिएगा GA53 ट्रांसफ़र किया जाएगा साइटोसॉल में, जहाँ पे ये विद द हेल्प ऑफ GA20 ऑक्सीडेज हाइड्रोक्सिलेशन की प्रोसेस होगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा GA20 में। GA20 में कन्वर्जन के बाद एक और इम्पॉर्टेंट एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, दैट एंजाइम इज नोन एज GA3 ऑक्सीडेज, एंड दिस एंजाइम इज इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ GA20 to GA1, and this GA1 is active form of gibberellin. This is very important, ठीक है, कि जो GA1 है ये एक्टिव फॉर्म ऑफ जिब्रेलिन है और इसको बनाने के लिए हमें GA3 ऑक्सीडेज की रिक्वायरमेंट है, राइट। अब GA1 बन जाएगा तो इसको इनएक्टिवेट किया जाएगा, GA8 में कन्वर्ट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ GA2 ऑक्सीडेज। अभी आगे मैं आपको बताऊंगी कि अगर हम GA3 ऑक्सीडेज को म्यूटेट कर दें या GA3 ऑक्सीडेज एंजाइम की बायोसिंथेसिस ना करें तो फिनोटाइप पे क्या इफेक्ट आएगा, मतलब जिब्रेलिक एसिड बनेगा या नहीं बनेगा, एज वेल एज GA2 ऑक्सीडेज को अगर हम म्यूटेट करें तो किस तरीके का फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन हमें देखने को मिलेगा, राइट। सेकेंड पाथ में भी आप देख सकते हैं जो GA12 से स्टार्ट होगा, जिसमें भी आपको इस तरीके के सीक्वेंसेस मिलेंगे, एक स्टेप पे डिफरेंस होगा हाइड्रोक्सिलेशन पे, और यहाँ पे आपको GA4 मिल जाएगा और GA4 एक्टिव फॉर्म होगा, ये GA34 में कन्वर्ट होगा अगेन GA2 ऑक्सीडेज एंजाइम के हेल्प से। तो ये बेसिक पाथवे था जिसमें आपने देखा कि किस तरीके से चीज़ें कन्वर्ट हो रही हैं। ये थ्योरेटिकल पोर्शन भी मार्क कर लीजिएगा, इन पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो यहाँ पे आपको ब्लू लाइन में पॉइंट्स दिख रहे हैं, इन पे क्वेश्चंस अभी आगे आपको मिलेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट, जिब्रेलिन बायोसिंथेसिस पाथवे कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस एंड ईच रिसाइडिंग इन डिफरेंट सेलुलर कंपार्टमेंट। सबने देखा भी प्लास्टिड, ER और साइटोसॉल। द बेसिक बायोलॉजिकल आइसोपेन यूनिट इज आइसोपेंटेनिल डाइफॉस्फेट, दैट इज IPP, जो प्लास्टिड में स्टार्ट हो रही है। एंड IPP यूज्ड इन जिब्रेलिन बायोसिंथेसिस इन ग्रीन टिश्यूज इज सिंथेसाइज्ड इन प्लास्टिड फ्रॉम ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एंड पायरुवेट। कि ये IPP यूनिट की सप्लाई किस तरीके से हो रही है, तो इधर पायरुवेट और थ्रू ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से ये IPP यूनिट बन के आ रही है थ्रू डिफरेंट प्रोसेस, राइट। Once synthesized, the IPP isoprene units are added successively to produce intermediate 10-carbon geranyl diphosphate। इसको मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में। So 10-carbon geranyl diphosphate and 15-carbon farnesyl diphosphate, right? And 20-carbon geranyl diphosphate में कन्वर्जन इसका होगा जब IPP आगे स्टेप में इंक्लूड होगा। एंड फिर डाइटरपीन बन जाएगा और सिंथेसाइज फ्रॉम COO unit of acetyl coenzyme A by mevalonic acid pathway in developing seed and vegetative tissues। तो जो डाइटरपीन है वो फर्दर कन्वर्ट होगा एक्टिव फॉर्म में, राइट। तो ये प्रोसेस हो गई कि किस तरीके से इन तीनों कंपार्टमेंट में एंजाइम्स की हेल्प से ये प्रोसेस चल रही है। नेक्स्ट समझिएगा, द सिंथेसिस ऑफ जिब्रेलिन बिगिंस विद द C20 आइसोपेनाइड जिरानिल पायरोफॉस्फेट। जो जिब्रेलिक एसिड की बायोसिंथेसिस है ये शुरू हो रही है इस GGPP कंपाउंड से, एंड दैट साइक्लाइज इन द 2 स्टेप टू फॉर्म एंड काउरिन इन प्लास्टिड। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो GGPP का कन्वर्जन होगा एंड काउरिन में विद द हेल्प ऑफ CPS एज वेल एज KS, एंड इन द नेक्स्ट स्टेप विच टेक्स प्लेस इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, and kaurin is hydroxylated to either GA12 aldehyde और GA53। आप देख सकते हैं 2 प्रोसेस यहाँ पे पॉसिबल है, एंड हाइड्रोक्सिलेटेड एट कार्बन 13, ये पॉइंट भी मार्क कर लीजिएगा। इन मोस्ट प्लांट्स द 13 हाइड्रोक्सिलेशन पाथवे प्रीडोमिनेट्स दिस वन, जहाँ पे हाइड्रोक्सिलेशन के थ्रू ये प्रोसेस रन होगी जिससे कि GA1 बनेगा। Though in Arabidopsis and some other plants, the non-hydroxylation, that is 13OH pathway is the main pathway। तो मेजॉरिटी प्लांट में आपको हाइड्रोक्सिलेशन, बट कुछ प्लांट में आपको ये
non-13 हाइड्रोक्सिलेशन पाथवे के थ्रू भी जिब्रेलिक एसिड की बायोसिंथेसिस देखने को मिलती है। एंड इन द फाइनल स्टेप GA12 एंड GA53 आर कन्वर्टेड अदर GAs इन द साइटोसोल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे GA53 का कन्वर्जन होगा, GA20 फिर GA1 और फिर ये GA8 में कन्वर्ट होगा, एंड यहाँ पे प्रोसेस होगी GA12 से। तो दो स्टेप्स हैं, एक GA53 से जो हाइड्रोक्सिलेशन के थ्रू, दूसरा GA12 से जो नॉन हाइड्रोक्सिलेशन पाथवे के थ्रू रन होगा। दोनों के जो प्रोडक्ट हैं वो डिफरेंट होंगे, राइट। So this conversion proceed with a series of oxidation at carbon 20 and in the 13 hydroxylation pathway this leads to the production of GA20। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जब हाइड्रोक्सिलेशन की प्रोसेस होगी तो GA53 will get converted into GA20 and GA20 is then oxidized to active gibberellin। कौन सा है एक्टिव जिब्रेलिन? GA1 है। याद रखिएगा, पूछा गया आपके एग्जाम में एक्टिव इनएक्टिव का डिफरेंस, कौन सा एक्टिव है कौन सा इनएक्टिव। GA20 is then oxidized to active form of gibberellin, that is GA1 by 3 beta hydroxylation reaction, the non-13 OH equivalent of GA4, and finally hydroxylation at atom 2 converts biactive GA20 to GA1 and then the inactive form GA29 and GA8 respectively। तो यहाँ पे दो important एंजाइम है, एक GA3 ऑक्सीडेज है, दूसरा GA2 ऑक्सीडेज है, जो इनके रेस्पेक्टिव कन्वर्जन में हेल्प कर रहा है। एक एक्टिव फॉर्म बना रहा है, इट इज इन्वॉल्व इन एक्टिव फॉर्म है ना, जो जिब्रेलिक एसिड का एक्टिव फॉर्म बन रहा है उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, एंड GA20 जो 2 ऑक्सीडेज है ये इनएक्टिवेट कर रहा है जिब्रेलिक एसिड, क्योंकि GA1 एक्टिव है आप देख सकते हैं, और GA8 एज वेल एज GA34 ये इनएक्टिव फॉर्म है। तो इन डिफरेंट एंजाइम्स के नाम जरूर से याद रखिएगा, राइट। अब ये जो पॉइंट नेक्स्ट में यहाँ पे थ्योरी में आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये इंपॉर्टेंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस पे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट। क्योंकि जो प्लांट और फंजाई में हमने देखा ना अभी कि फंजाई में भी जिब्रेलिक एसिड बन रहा है और सभी प्लांट्स में भी जिब्रेलिक एसिड बन रहा है, ठीक है, इवन बैक्टीरिया में भी ये प्रोसेस होती है। तो फंजाई और प्लांट में जो जिब्रेलिक एसिड बायोसिंथेसिस का पाथवे है वहाँ पे एंजाइम्स के लेवल पे आपको स्लाइट डिफरेंस मिलता है, जो आपके एग्जाम में अभी जो लेटेस्ट एग्जाम आपका सितंबर 22 का हुआ था उसमें 4 मार्क्स में पूछा गया था, राइट। तो ये पॉइंट ध्यान से समझिएगा कि इन प्लांट्स द सिंथेसिस ऑफ एंड कॉरिन फ्रॉम जिरेनिल डाइफॉस्फेट इज कैटलाइज्ड बाय 2 डिस्टिंक्ट एंजाइम, कि जो GGPP से कन्वर्जन है एंड कॉरिन का, इट नीड्स 2 डिफरेंट स्टेप। ये स्टेप कहाँ पे हो रही थी? प्लास्टिड में हो रही थी, याद करिएगा, है ना। तो इस स्टेप के लिए वी नीड 2 डिफरेंट एंजाइम्स, वन विच इज नोन एज सिंथेस CPS एंड सेकेंड इज KS, right? So CPS catalyze conversion of GGDP to pass the cyclized product and KS catalyze formation of N-caurin to total tetracyclic hydrocarbon from N-copyl diphosphate, and then cytochrome 450 monooxygenase and rest of the enzyme जो GA2 oxidase है, 3 oxidase है या 20 oxidase है, ये respectively काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा, ये यूनिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको टैज एंड जेगर की बुक पे भी नहीं मिलेगी, जो सबसे वेल नोन बुक है। ये बहुत सारा कंटेंट ऐसा अभी CSIR पूछ रहा है और हमने कोशिश की है कि जो हमारी फंडामेंटल ऑफ जो बुक है हमारी फंडामेंटल ऑफ लाइफ साइंसेज वॉल्यूम 1 एंड 2, उसमें हमने इन चीज़ों को ऐड किया है, जो भी बेटर सोर्सेज है जहाँ पे भी ये चीज़ें मिल सकती थी। तो ये बुक अगर आपके पास में है तो ये अपडेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि अभी 10 to 20% चीज़ें CSIR ने ऐसा पूछना शुरू किया है जो नॉर्मली आपको जो वेल नोन बुक्स हैं जिनसे अभी तक चीज़ें आती थी उनमें भी वो कॉन्सेप्ट नहीं दी गई है। तो ये टीचर का काम होता है ऑब्वियसली कि हम उतनी रिसर्च करते हैं, हम उतनी किताबें पढ़ते हैं, हम उतना कंटेंट ढूंढते हैं कि हम आपको अपडेटेड मटेरियल प्रोवाइड कर सकें, राइट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको बताया गया है कि जो जिब्रेलिक एसिड की बायोसिंथेसिस है, राइट, ये प्लांट में और फंजाई में डिफरेंट है। तो किस स्टेप पे डिफरेंस है? जेनेटिक कॉम्पोजिशन का कोई डिफरेंस है या कोई जीन एंजाइम के लेवल पे डिफरेंस है? दोनों चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई हैं, फाइन। सो देयर आर रिमार्केबल डिफरेंस इन द जिब्रेलिक एसिड बायोसिंथेसिस पाथवे एंड एंजाइम बिटवीन प्लांट्स एंड फंजाई। इन प्लांट्स अभी हमने डिस्कस किया कि जो कन्वर्जन है GGPP का एंड कॉरिन में, उसमें हमें CPS और KS का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा था, आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ एंड कॉरिन from GGDP, whereas these 2 steps are catalyzed by single bifunctional enzyme in G fusicorii, ठीक है, and rest of the fungi। तो ये पॉइंट मार्क कर लीजिए कि जो GGPP का कन्वर्जन हैंड कॉरिन में वो 2 डिफरेंट एंजाइम से होता है इन केस ऑफ प्लांट,
बट इन केस ऑफ फंजाई ये सिंगल बाई फंक्शनल एंजाइम से अनकोड किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, G fusicorii has CYP450 monooxygenase, which was third enzyme that plays a similar role that of KAO in the plant, but this enzyme also catalyzes 3-beta hydroxylation to produce GA14 and 3-beta hydroxylated GA12, जिससे बाकी की प्रोसेस स्टार्ट होगी। एंड GA14 इज कन्वर्टेड टू GA4 जो कि एक्टिव फॉर्म है बाय अनदर CYP450 मोनोऑक्सीजनेज दैट एग्जिबिट GA20 ऑक्सीडेज एक्टिविटी, क्योंकि GA20 से ही GA20 ऑक्सीडेज से ही नेक्स्ट स्टेप पे कन्वर्जन होगा। एंड नेक्स्ट, unlike in plants, 3-beta hydroxylation and 20 oxidation are catalyzed by CYP40 monooxygenase in G fusicorii। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट जो पूछा गया था, ये और ये दोनों पॉइंट्स आपके 4 डिफरेंट स्टेटमेंट बना के पूछे गए थे, राइट। सो फर्स्ट देखिए, GA बायोसिंथेसिस जीन्स आर क्लस्टर्ड ऑन ए सिंगल क्रोमोसोम इन फंजाई। ये जो GA बायोसिंथेसिस के जीन्स हैं, ये जब आप फंजाई में देखते हैं तो सिंगल क्रोमोसोम पे ये सिचुएटेड है, वाइल इन केस ऑफ प्लांट दे आर रैंडमली लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। तो ये डिफरेंस भी आपके एग्जाम में पूछा गया था। एंड दी सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन जीन एंड एंजाइम सजेस्ट दैट प्लांट एंड फंजाई इवॉल्व देयर GA बायोसिंथेटिक पाथवेज इंडिपेंडेंटली, राइट। तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं जो मार्क करके रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है म्यूटेंट्स का, ठीक है। म्यूटेंट्स हैं जो कि 2 तरीके के हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, जिब्रेलिक एसिड के जो म्यूटेंट हैं वो हम 2 तरीके से पढ़ते हैं, एक जो सिग्नलिंग पाथवे पे म्यूटेशन से बन रहे हो, और दूसरा जो जिब्रेलिक एसिड की बायोसिंथेसिस के पाथवे पे अगर कोई जीन हम म्यूटेट कर दें तो हमें कोई चेंज देखने को मिले। तो यहाँ पे हम जो म्यूटेंट पढ़ने वाले हैं वो जिब्रेलिक एसिड की बायोसिंथेसिस के पाथवे पे हैं। मतलब जो हमने डिफरेंट स्टेप्स पढ़े जिसमें आपके अलग अलग एंजाइम्स बन रहे थे, जिनको एनकोड करने वाले डिफरेंट जीन थे, अगर उनको हम म्यूटेट कर दें तो प्लांट के फिनोटाइप पे या जिब्रेलिक एसिड के एक्सप्रेशन पे क्या चेंज आएगा, राइट। तो म्यूटेंट जिब्रेलिक एसिड में आपको 2 तरीके के मिलते हैं, एक ड्वार्फ म्यूटेंट और दूसरा आपको मिलता है टॉल म्यूटेंट, ठीक है। तो डॉर्फ म्यूटेंट आपको ज़्यादा कंडीशन से मिलते हैं, D1 D2 कई सारे आपको अलग अलग दिए भी गए हैं, और टॉल म्यूटेंट जिसको हम स्लेंडर म्यूटेंट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक SLN नाम का जीन होता है जिसको म्यूटेशन से आपको ये ट्रेट देखने को मिलता है। तो बेसिकली 2 ही तरीके पॉसिबल हैं, 2 ही टाइप के म्यूटेंट यहाँ पे आपको जिब्रेलिक एसिड में मिलते हैं। किस स्टेप पे मिलते हैं ये हम लोग नेक्स्ट जो स्लाइड अभी आपको दिख रही इसमें समझने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जो पाथवे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था जिरानिल डाइफॉस्फेट से GA1 और GA29 या GA4 बनने की जो प्रोसेस थी वो हम समझेंगे कि यहाँ पे जितने अलग अलग एंजाइम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, अगर किसी भी स्टेप पे एंजाइम को हम ब्लॉक कर दें, म्यूटेट कर दें तो क्या चेंज आएगा, ठीक है। उसी के रेस्पेक्ट में हम लोग म्यूटेंट्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेके आपको समझाऊंगी, लाइक एली, ये पूछा भी गया आपके एग्जाम में पहले कि जो एली म्यूटेंट है इनका जो फिनोटाइप होगा ये कैसा होगा, ठीक है। ये आपसे पूछा जाए कि अगर ड्वार्फ फिनोटाइप है तो एली म्यूटेंट होगा कि SLN म्यूटेंट होगा, राइट। तो अगर एली म्यूटेंट की आप बात करें तो एली एक जीन है, ठीक है, और एली किसको एनकोड कर रहा है, GA3 ऑक्सीडेज को। एली जो है ये GA3 ऑक्सीडेज को ट्रांसलेट कर रहा है। GA3 ऑक्सीडेज किस में काम कर रहा है, GA20 का कन्वर्जन GA1 में कराने में। GA1 क्या है, एक्टिव जिब्रेलिन है। अब अगर GA20 को GA1 में कन्वर्ट होना है तभी जिब्रेलिक एसिड का एक्सप्रेशन आपको मिलेगा। जिब्रेलिक एसिड का एक्सप्रेशन मिलेगा तो प्लांट अपनी नॉर्मल हाइट अटेन करेगा, राइट। अगर आप GA3 ऑक्सीडेज का एक्सप्रेशन रोक दें, कैसे, बाय म्यूटेटिंग एली जीन, तो क्या होगा, GA20 तो बनेगा बट GA1 नहीं बन पाएगा, तो प्लांट ड्वार्फ रह जाएंगे, ठीक है। अब इन प्लांट्स में अगर हम लोग एक्सोजिनसली जिब्रेलिक एसिड का एक्सपोजर करेंगे, स्प्रे करेंगे, तो हमें प्लांट में वाइल्ड टाइप करेक्टर फिर से देखने को मिलेगा, बट इसका जो इंटरनल मैकेनिज्म होगा GA बायोसिंथेसिस का वो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, राइट। सो यहाँ पे आपको बताया भी गया कि द स्टडीज विद ड्वार्फ म्यूटेंट्स ऑफ जिब्रेलिक एसिड बायोसिंथेसिस शोज एप्लीकेशन ऑफ एक्सोजिनस जिब्रेलिन टू द ड्वार्फ म्यूटेंट रीस्टोर द नॉर्मल tall phenotype, for example D1, D2, D3, D5 in mutant of mage.
एंड स्पेसिफिकली ईच म्यूटेशन ब्लॉक्स ए डिफरेंट स्टेप इन द जीए बायोसिंथेसिस, कि जो आपको अलग अलग म्यूटेंट दिख रहे हैं वो जिब्रेलिक एसिड के अलग अलग बायोसिंथेसिस पाथवे को ब्लॉक कर रहे हैं। अब ये आपका LSP हो सकता है, या आपका Na हो सकता है, या आपका Le हो सकता है ना, या किसी भी और स्टेप पे जो इसके एक्टिव फॉर्म के बनने में इन्वॉल्व हो रहा है, वो अगर आप ब्लॉक करेंगे तो प्लांट में आपको ड्वार्फ फिनोटाइप मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एक एग्जांपल भी दिया गया है कि इफ यू टॉक अबाउट एलिजीन, है ना, जो क्या इनकोड कर रहा है GA3 ऑक्सीडेज दैट हाइड्रोक्सिलेट GA20 टू प्रोड्यूस GA1, है ना। स्टार्टिंग से हम देखते आ रहे हैं कि GA20 का कन्वर्जन GA1 में GA3 ऑक्सीडेज से कैटालाइज किया जा रहा है, और GA3 ऑक्सीडेज को बनाने का काम है एलिजीन का। ठीक है, तो प्लांट हमें क्या मिलेगा, ड्वार्फ मिलेगा। ठीक है, सेकेंड कंडीशन में डिस्कस करेंगे स्लेंडर म्यूटेंट को। स्लेंडर म्यूटेंट टॉल होते हैं हमेशा। ठीक है, इसको SLN म्यूटेंट भी बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप पाथवे देखेंगे तो आपको ये चीज़ें और क्लियर होंगी कि SLN कहाँ पे इन्वॉल्व है, जहाँ पे एक्टिव को कन्वर्ट करना है इनएक्टिव में। ठीक है, अब अगर आप GA2 ऑक्सीडेज को म्यूटेट कर दें, मतलब इसकी बायोसिंथेसिस रोक दें, कैसे रोकेंगे, बाई म्यूटेटिंग दिस SLN जीन, तो GA1 कंटिन्यूसली एक्टिव फॉर्म में रहेगा और आपको जिब्रेलिक एसिड का रिस्पॉन्स कंटिन्यूसली देखने को मिलेगा, और प्लांट हमें एक्सेसिव टॉल मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जो एक्टिव से इनएक्टिव का कन्वर्जन है ये यहाँ पे रुक जाएगा। फाइन, सो केवल एक स्लेंडर म्यूटेंट की वैरायटी आपको मिलती है जिब्रेलिक एसिड के केस में, जहाँ पे प्लांट टॉलर फिनोटाइप शो करता है। अदरवाइज बाकी जितने भी म्यूटेंट हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलता है ड्वार्फ फिनोटाइप। ठीक है, क्योंकि सभी एक्टिव फॉर्म के कन्वर्जन में इन्वॉल्व होते हैं। फाइन, तो ये पॉइंट देखिएगा, द स्लेंडर म्यूटेंट आर रेयर एंड दे रिजेंबल वाइल्ड टाइप प्लांट दैट हैड बीन ट्रीटेड विद जिब्रेलिन रिपीटेडली। कि अगर हम लोग स्लेंडर म्यूटेंट की फिनोटाइप्स देखें, इसका फिजिकल अपीयरेंस देखें, तो हमें ये देखने को मिलता है कि स्लेंडर म्यूटेंट ऐसे प्लांट्स के इक्विवेलेंट होते हैं जहाँ पे हम मैक्सिमम टाइम जिब्रेलिक एसिड का एक्सपोजर करें, है ना। एंड दे एग्जिबिट इलोंगेटेड इंटरनोड्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है जिस पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि जिब्रेलिक एसिड इंटरनोडल इलोंगेशन को लीड करता है, और ये एक इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल एप्लीकेशन भी इसका हम लोग पढ़ते हैं शुगर केन यील्ड इंक्रीज करने में, राइट। एंड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट आपको मिलेंगे एंड पुअर पॉलन प्रोडक्शन। सो ये कंडीशन होगी क्योंकि एक्सेसिव प्रोडक्शन होगा जिब्रेलिक एसिड का। इन द SLN म्यूटेशन ऑफ पीज ए जिब्रेलिन डीएक्टिवेशन स्टेप कैटलाइज्ड बाय GA2 ऑक्सीडेज इज ब्लॉक बाय द सीड। तो जो कन्वर्जन था वो यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा, तो प्लांट हमें टॉल मिलेगा। अब सॉल्व करेंगे हम लोग कुछ क्वेश्चन जो अभी तक नॉलेज हमने कलेक्ट करी, उनसे सॉल्व करेंगे और आप देखेंगे कि डायरेक्टली जो कॉन्सेप्ट हम आपके लिए लेके आए हैं वो ऐसे ही कॉन्सेप्ट हमने चूज़ किए हैं जिन पे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मैंने काफ़ी क्वेश्चंस लिए हैं यहाँ पे, कुछ क्वेश्चंस और हैं जो आप MCQ की बुक में जाइएगा देखिएगा, कई सारे क्वेश्चंस और आपको मिलेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, द प्लांट हार्मोन जिब्रेलिन्स आर ग्रुप ऑफ, इज इट मोनोटर्पिन, नो, इज इट डाइटर्पिन, येस, ट्राइटर्पिन नहीं होगा, सेस्किटर्पिन भी नहीं होगा, सेस्किटर्पिन ABA है, डाइटर्पिन आपका जिब्रेलिक एसिड है। ठीक है, और इसकी भी अलग अलग वैरायटी हम लोगों ने डिस्कस की थी, तो यहाँ पे आपसे GA पूछा गया है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है जो अभी आपने पढ़ा उसी से। ये आपका सितंबर 22 का सेशन 2 में 2 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, आउट ऑफ सेवरल जिब्रेलिन्स आइडेंटिफाइड इन प्लांट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायो एक्टिव। याद करिएगा, 1 एक्टिव है, 3 एक्टिव है, 4 एक्टिव है और 5 जो है ये इनएक्टिव है। ठीक है, जो पहली या दूसरी स्लाइड हम लोगों ने डिस्कस की थी उसमें ये इन्फॉर्मेशन थी, राइट। एंड एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो GA3 है ये फर्स्ट डिस्कवर्ड जिब्रेलिक एसिड है। ठीक है, क्योंकि GA1 2 3 4 जो नॉमेनक्लेचर हम करते हैं जस्ट टू डिफ्रेंशिएट वन जिब्रेलिन टू अनदर वन, तो इसमें नॉमेनक्लेचर 1 2 3 से मत जाइएगा, इसके सीक्वेंस पे GA3 को सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, राइट। सो GA1 3 4 आर एक्टिव एंड 5 जो है वो इनएक्टिव फॉर्म है। नेक्स्ट आइएगा, ये जून 17 में 4 मार्क्स में पूछा गया। मैंने वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस लिए हैं सो दैट आपको आइडिया लगे कि किस तरीके से आपको इस पॉइंट को समझना है, क्या क्या चीज़ें आपको मेमोराइज करनी है। सो फॉलोइंग आर फ्यू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ टर्पीन्स, जो जिब्रेलिक एसिड भी है। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, आइसोपेंटेनिल डाइफॉस्फेट एंड फर्नेसिल डाइफॉस्फेट आर मोनोटर्पिन। इज इट मोनोटर्पिन?
टेबल उठा के देखिएगा, एंड सेस्कीटर्पीन रेस्पेक्टिवली, ठीक है। इन्होंने बोला कि ये मोनोटर्पीन है और ये सेस्कीटर्पीन है, ठीक है। ये स्टेटमेंट गलत है। जो टेबल मैंने आपको दिखाई थी वहाँ पे इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी है कि एक डाई और एक मोनो है, ठीक है। स्क्वालिन एंड यूरानिल डाइफॉस्फेट आर ट्राइटर्पीन एंड मोनोटर्पीन रेस्पेक्टिवली। यस, दिस इज ट्राइटर्पीन 30 कार्बन का, एंड यूरानिल डाइफॉस्फेट इज मोनोटर्पीन जो कि 10 कार्बन का है, ठीक है। ये 30 का और ये 10 कार्बन का, तो स्टेटमेंट बी करेक्ट है। टेबल को फिर से वीडियो वापस जाइएगा, देखिएगा, टेबल को पॉज करिएगा, नोट कर लीजिएगा, राइट। नेक्स्ट देखिए, डाईमेथाइल डाइफॉस्फेट एंड यूरानिल डाइफॉस्फेट हैव 10 and 20, नो इट्स 10 कार्बन, है ना, ये 20 का नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। एंड डाइटर्पीन्स हैव 20 कार्बन, येस, वेर एज सेस्कीटर्पीन 15। मैंने आपको बार बार बताया कि जो डाइटर्पीन्स हैं ये आपके जिब्रेलिक एसिड हैं जो 20 कार्बन के बने हैं, और सेस्कीटर्पीन आपका ABA है, एग्जाम्पल के तौर पे आप कंसिडर कर सकते हैं, जो 15 कार्बन का बना है, जिसको हम लोग सेस्कीटर्पीन बोलते हैं। तो 2 प्लांट हार्मोन आपको टर्पीन कैटेगरी के मिलते हैं, तो कॉम्बिनेशन आपका B और D करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा, जो बायोसिंथेसिस की कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताई थी, जिस पे अभी ये फर्स्ट टाइम इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था, और ये नॉलेज मैंने बोला कि जर्नल बुक्स में आपको नहीं मिलने वाली है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। मैंने टॉपिक्स ऐसे ही लिए हैं जो आपको जिससे क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी न्यू और आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं, तो आप कोशिश करेंगे इन चीज़ों को अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, 2 सेपरेट एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ एंडकॉरिन फ्रॉम GGP इन प्लांट्स। यस, अभी हमने देखा CPS और KS, ये 2 एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं प्लांट के केस में। ओनली ए सिंगल बाइफंक्शनल एंजाइम कैटलाइज द सिंथेसिस ऑफ एंडकॉरिन फ्रॉम GGDP इन द फंजाई। यस, ये भी हमने देखा कि एक ही एंजाइम है जो बाइफंक्शनल है, जो GGPP का कन्वर्जन एंडकॉरिन में करा रहा है, जो कि 2 था प्लांट में। सो स्टेटमेंट नंबर B इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, GA बायोसिंथेसिस जीन आर मोस्टली क्लस्टर्ड ऑन सिंगल क्रोमोसोम इन फंजाई एंड GA बायोसिंथेसिस आर रैंडमली लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम इन फंजाई। सो ये रैंडमली लोकेटेड प्लांट में होगा और एक पोजीशन पे लोकेटेड होगा फंजाई में। सो आपका ऑप्शन A, ऑप्शन B और ऑप्शन C करेक्ट हो जाएंगे। ये जो कंडीशन है रैंडमली लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, दिस इज फॉर प्लांट, ये आपके फंजाई के लिए कंडीशन नहीं है। आई होप जितनी चीज़ें अभी हम लोगों ने की आपको समझ में आया होगा। कोई और भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे वहाँ रिप्लाई करने की। और नेक्स्ट सेशन और भी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जो होगा जिब्रेलिक एसिड के फिजियोलॉजिकल रोल्स से रिलेटेड और जिब्रेलिक एसिड की सिग्नलिंग, प्लस इसमें मैं इसका बायो एस्से भी कवर करूंगी, सो दैट आप अल्फा माइलेज की कॉन्सेप्ट को कोरिलेट कर पाएँ जिब्रेलिक एसिड की सिग्नलिंग से। तो प्लांट हार्मोन सभी इंपॉर्टेंट है CSIR के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इवन गेट DBT में पूछे आते हैं, लेकिन जो जिब्रेलिक एसिड है इसका प्रपोर्शन अभी भी थोड़ा सा ज़्यादा है अगर आप बाकी के प्लांट हार्मोन से कंपेयर करें। तो जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। इस सीरीज़ को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड के साथ में और वॉच करिएगा वीडियोस, ज़रूर बहुत हेल्पफुल होने वाली है सीरीज़ आपके लिए। ऐसे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपके लिए लेके आएंगे डिफरेंट यूनिट्स के। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।